तो 12th आर्ट और कॉमर्स एमपी बोर्ड के छात्र देखेंगे जो अभी रिसेंटली अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है, उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं वो किस प्रकार रहे हैं। तो देखेंगे पहला विकल्प वाला पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा है सभी आर्थिक समस्याओं का कारण, तो पेपर में दिया है दुर्लभता, इसका अर्थ होता है सीमितता। सीमित साधनों की वजह से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा देखेंगे उपयोगिता का संबंध होता है, तो ऑप्शन में से उत्तर चुनेंगे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। चौथा है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं का योग, तो उसका उत्तर है कुल उपयोगिता कहलाती है। पांचवा है मांग का नियम कौन सा कथन है? तो इसका उत्तर है गुणात्मक कथन। चूँकि इसमें हमने आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा है, उत्तर पूरा लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी, तो क्वेश्चन पूरा आपके पेपर में दिया होगा, मिला लेना। छठवा है ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान वाला, जिसका पहला है क्वेश्चन है साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? तो चूंकि साधन की एक इकाई को बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन के कारण कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे पैमाने के प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान से होता है, तो दीर्घ अवधि से होता है या दीर्घकाल की अवधि से होता है। तीसरा है सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है, तो वो करती है परिवर्तनशील लागतों पर। चौथा है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं औसत लागत, एसी, एवरेज कॉस्ट। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR मतलब कि एवरेज रेवेन्यू बराबर MR होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है। अगला है छठवा सीमांत संप्राप्ति मतलब आगम। खालिस्तान संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है, तो सीमांत संप्राप्ति या MR मार्जिनल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति या कुल आगम टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन की दर होती, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे सत्य असत्य आए हैं। तीसरा क्वेश्चन सत्य असत्य वाला, पूर्ति एवं स्टॉक समानार्थी शब्द हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग अर्थ हैं दोनों के, तो ये असत्य हो जाएगा। पूर्ति वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है, ये असत्य है, क्योंकि पूर्ति वक्र का ढाल दाएं से बाएं ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अगला है तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मूल्य निर्धारक नहीं होती, तो ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य का निर्धारण नहीं करती। मूल्य का निर्धारण होता है मांग शक्ति और पूर्ति शक्तियों द्वारा उद्योग में, ना कि फर्म में। तो वस्तु का मूल्य निर्धारण कहाँ होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, उद्योग में। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये नहीं बता रहा है कि नहीं, तो ये सत्य है। अगला है पांचवा है, चूंकि पांचवा है बाजार मूल्य दीर्घकाल में पाया जाता है, नहीं, दीर्घकाल में नहीं पाया जाता, अल्पकाल में पाया जाता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। छठवा सामान्य कीमत
स्थिर होती है, ये बात सत्य है, क्योंकि सामान्य कीमत बदलती नहीं है, बाजार कीमत बदलती है, सामान्य कीमत स्थिर होती है, ये सत्य है। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता अधिक होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया है चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक क्रेता अधिक विक्रेता होते हैं, तो ये असत्य है। क्योंकि यदि ऐसा होता कि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तो सही होता। इसमें क्वेश्चन आया है, आपको मिस्टेक करके दिया गया है ताकि आप उसकी पहचान कर सकें। पूर्ण प्रतियोगिता में एक क्रेता विक्रेता अधिक होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है जोड़ी बनाने का क्वेश्चन। तो जोड़ी बनाई गई है, चौथा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अगला है दूसरा, मुद्रा का विकास का प्रथम चरण क्या है? तो वो होता है वस्तु मुद्रा। पहले वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, ये प्रथम चरण रहा है। साख मुद्रा, तो चेक जो होता है, चेक बुक से जो चेक निकाला जाता वो एक साख मुद्रा है। और ऐसे कई विनिमय बिल या चिट्ठी, विनिमय बिल, ये कागज के टुकड़े होते हैं, पर इन पे ऐसी शर्तें लिखी होती हैं कि वो मुद्रा का रूप ले लेते हैं, इसलिए इन्हें साख मुद्रा कहा जाता है, उधार की मुद्रा। आगे देखेंगे, चौथा, मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है? तो शोधन क्षमता की गारंटी। शोधन क्षमता की गारंटी का मतलब होता है किसी के चुकाने की क्षमता, किसी के अपने कर्जे चुकाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक, इसका केंद्रीय बैंक का मैचिंग क्या रहेगा? देश का सर्वोच्च बैंक होता है, प्रत्येक देश का अपना केंद्रीय बैंक होता है, जो कि बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च बैंक होता है। अगला है व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? जमाएं स्वीकार करते हैं, इनका पहला कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करना। सातवां क्वेश्चन रहा है इसका जोड़ी का, वस्तु विनिमय। तो ये बचा कैसे? वस्तु विनिमय में क्या आवश्यक है? दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि दोहरे संयोग होना चाहिए। वस्तु विनिमय में एक दूसरे से वस्तुएं बदली जाती हैं, तो जब एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता रहेगी उसे दोहरा संयोग कहेंगे। यदि दोहरा संयोग का अभाव है तो वस्तु विनिमय कठिन होगा। तो यहाँ पर जोड़ी में लाना है वस्तु विनिमय को, दोहरे संयोग का अभाव। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन विकल्प का, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला था मुद्रा गुणक का सूत्र, तो ये होता है स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे h। दूसरा क्वेश्चन था सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग क्या है? तो इसका उत्तर है आय में वृद्धि डेल्टा y तथा बचत में वृद्धि डेल्टा s के बीच का अनुपात है। इसका सूत्र होता है MPS बराबर डेल्टा s बटे डेल्टा y। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम बराबर, इसका सूत्र लिखना था तो वो होता है MPC बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा y, जहाँ पर डेल्टा C बराबर होता है कुल उपभोग में वृद्धि और डेल्टा y बराबर होता है कुल आय में वृद्धि। ये दोनों के बीच का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निवेश, निवेश का मतलब होता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट, आय के प्रति लोचपूर्ण होता है? तो आय जैसे संभावना रहती है कि आय बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, मतलब मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा। आय की संभावनाओं के हिसाब से निवेश घटेगा बढ़ेगा, तो ये कहलाता है प्रेरित निवेश। इससे प्रेरित निवेश को आय का फलन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था पांचवा, विश्व में महामंदी किस वर्ष आई? तो कुछ बुक्स में 1929 पढ़ने को मिलता है और किसी बुक में 1930।
तो ये कंफर्म कर लेना, 1930 ज़्यादा बेटर आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो आर्थिक एजेंट वे होते हैं, वे व्यक्ति या संस्थाएं जो अपने आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेते हैं, जो अपने आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेते हैं, जैसे कि उपभोक्ता, और भी संस्थाएं होती हैं जैसे बीमा, बैंकिंग कंपनियां। लास्ट क्वेश्चन है, उपभोग फलन का समीकरण क्या होता है? तो ये होता है C बराबर F कोष्टक में बाय, जहाँ पर C बराबर होता है कुल उपभोग व्यय, F का मतलब होता है फलन और Y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। ओके, थैंक यू।